हेलो मेरे भाई। तो आज का जो फाइनली वीडियो आए हैं आप लोगों के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर 20 मिनट में इसको सारा चीज़ को रिमाइंड करना है और देख लेना है। जो भी चीज़ आप पढ़े उसको एक नज़र में झलक में देख के और आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें यानी कि इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, तो रेस्ट चार्ज के बारे में। वो होता है क्या है, तो वो आपको जिस भी ऑब्जेक्ट यानी जिस भी सब्सटेंस को देखते हैं वो हर एक पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रल होता है, भले उसको आकर्षित करते हैं। वो आकर्षित कब होता है, किसके कारण होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वो छोटा सा पार्टिकल के कारण होता है, ठीक है। तो उससे भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसे कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज यानी कि मूल आवेश, जिसका मान होता है जिसे सूचित करते हैं इसे, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। और इसे 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 यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जो जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ आवेशित होता है, उसका जो मान होता है उसे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका उस पर जो चार्ज होता है -1 के बराबर होता है। और 1 से गुना करने पर ये -1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम होगा। आखिरकार वो छोटा पार्टिकल है तो उसका भी कुछ मास होगा, वजन होगा, जिसका वजन होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। और उससे उसी मतलब एटम के अंदर एक और पार्टिकल होता है प्रोटॉन, जिसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उसका जो उस पर जो मास होता है 1.675 गुना 10 के पावर -27 kg। और उस पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ओके। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। इस पर जो चार्ज होता है 1.672 गुना और 10 के पावर -27 kg, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ अनुमान यानी कि लगा सकते हैं, ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से ये आपको अथी बनाने में हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होगा किसको, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का। एक और कण ये जो है अल्फा कण है, जो आपको परीक्षा में कभी कभी पूछता भी है। इसका जो मास होता है 6.645 गुना 10 के पावर -27 kg। और इस पर जो चार्ज होता है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ओके। उसके बाद आते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी क्या होता है, तो ये एक गुण होता है। जैसे इस बोर्ड को देखिए, ठोकने से टन टन का जो आवाज़ आता होगा आपके बीच कानों में, जो सुनाई देता होगा झनक झनक का, ये क्या है, तो गुण है। जैसे भूख लगता है, ये क्या है, भूख मतलब इसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, डिफाइन तो नहीं होता लेकिन फिर भी करते हैं। तो वही है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ये क्या है, पदार्थों का गुण होता है। और इसे सूचित करते हैं क्यू से, क्यू बराबर होता है IT। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो बोले तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। और इसकी बात करें SI यूनिट की, तो यह होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और इसे कूलाम भी कहते हैं, ठीक है। और इसका CGS यूनिट ESU या स्ट्रिक्ट कूलाम भी कर सकते हैं, ओके। तो अब चलिए उसके बाद जो देखे थे अपना लोग टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ज में देखे थे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, जब दो वस्तु को आपस में घर्षण करके, और भी विधि है उसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, मान लीजिए इस वस्तु का इसमें इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण होने से इसमें कितना का लॉस होता था, तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ओके। ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश की उत्पत्ति, यानी कि अभी तो देखे तो आप घर्षण के द्वारा की, और भी उसका विधि देखे थे। पहला विधि घर्षण, दूसरा इंडक्शन और तीसरा कंडक्शन। तो घर्षण विधि द्वारा यानी कि जब चार्ज किए थे, इसमें क्या हुआ था, दो वस्तु के इसमें भी घस के और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ था, जैसे अभी किए थे, ठीक है। इसका भी विधि वही है। और इसके परिभाषा की बात करें, जब दो उपयुक्त पदार्थ को आपस में घर्षण करके जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उससे घर्षण विधि द्वारा करते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, यानी कि देखिए इसका हिंदी है प्रेरण, यानी पहले एक वस्तु के इसमें क्या करते थे, आवेशित कर लेते थे, ठीक है। और दूसरा एक अनावेशित वस्तु लेते थे, जिसको क्या करते थे, अर्थिंग से इसको जोड़ देते थे। और इसके नज़दीक वाले भाग पर नेगेटिव चार्ज और दूर स्थित भाग पर पॉजिटिव चार्ज जो क्या होता था, अर्थिंग के द्वारा अंदर चले जाता था, ठीक है। ये इंडक्शन विधि द्वारा हुआ। और कंडक्शन में क्या होता था, एक वस्तु अनावेशित होता था, ठीक है। एक वस्तु अनावेशित होता था और दूसरे वस्तु को आवेशित करते थे, ठीक है। इस प्रकार से ये कंडक्शन विधि द्वारा होता था, ठीक है। तो अनावेशित। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखे थे वो क्या था, वो चार्ज देने के लिए अपना लोगों के पास 3 वस्तु था। पहला जिसमें सिर्फ लंबाई होती थी, ये प्रकार का ऐसा वस्तु जिसमें सिर्फ लंबाई हो। दूसरा इस प्रकार का जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता था।
और एक ऐसा वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता था। इस पर क्या करते थे, चार्ज देते थे, और इसके लिए जिसको कहते थे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको हिंदी में कहते थे आवेश का रेखीय घनत्व। इसके बात करें अगर परिभाषा के, तो इसके क्या कहते थे, प्रत्येक यानी कि किसी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को हम क्या कहते थे, रेखिक आवेश घनत्व कहते थे। फिर इसी प्रकार से इसको भी डिफाइन किए थे और इसको भी डिफाइन किए थे, ठीक है। तो इसके लिए इसको आवेश को रेखिक घनत्व को सूचित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है QI/L, और इसको ये क्या कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका SI यूनिट जो होता है वो लैम्डा कूलम इंटू मीटर होता है, और CGS यूनिट ESU बटा सेंटीमीटर होता है। फिर आते हैं उसके बाद आवेश का पृष्ठीय घनत्व में, इसको सूचित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बात करें SI यूनिट की, कूलम बटे सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर होता है, और CGS यूनिट ESU बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको सूचित करते हैं रो या 4L/V से। भी 4L/V कैसे लिखते हैं, भी देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा काट दीजिएगा तो ये 4L/V हो जाएगा, ओके। और ये रो बराबर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो Q/V। और इसके यह भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसी के जैसा यानी कि कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होगा। अति सरफेस के कूलम इंटू सरफेस के लिए क्या होता था, कूलम बटे मीटर स्क्वायर। इसका देखें तो आप कूलम बटे मीटर होता है, तो इसके लिए क्या होगा SI यूनिट, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो मेरे भाई उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखे थे वो था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की विशेषता। उसकी खास मतलब कुछ खास प्रॉपर्टीज भी हुआ था। कैसा प्रॉपर्टीज, तो आवेश का क्वांटमीकरण। ये क्या होता था, तो किसी वस्तु का जो कुल आवेश होता था वो आवेश के मूल आवेश के पूर्ण संख्यात्मक गुणज के बराबर होता था। मूल आवेश का मान आपको पहले ही पता चुके हैं कि ये मूल आवेश ये क्या है, ये E है, और इस E का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो इस वस्तु का जितना भी चार्ज आप निकालना चाहते हो Q बराबर प्लस NE करके निकाल सकते हैं, और इस वस्तु का कितना वजन होगा चार्ज का, तो इस M से भी निकाल सकते हैं। M बराबर N × ME, जहाँ N क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आए थे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की योज्यता क्या होता है। तो आवेश की योज्यता के लिए इसमें क्या बोले थे, ये यानी किसी वस्तु का जो आप चार्ज पता करना चाहते हैं तो उस आपको जोड़ के भी प्राप्त कर सकते थे, यानी कि जो बीजगणितीय योग के बराबर होता था, यानी कि Q बराबर जितना भी चार्ज है तो सबको जोड़ के निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते थे, तो निकाल सकते थे। और तीसरा था इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का अपरिवर्तन। यानी कि आवेश का अपरिवर्तन का मतलब होता है वस्तु यानी कि चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेगा, तो मतलब उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है उसका मान वैसा ही रहेगा। अगर 1 कूलम का चार्ज है तो 1 ही कूलम का रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ। यानी कि ये जो Q क्या है, अपना लोग चार्ज है, यानी कि मान लीजिए दो गो चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज बराबर होगा, लेकिन जब वो मोशन होगा सिर्फ उसका परिवर्तन होता है कि चार्ज मतलब जैसे कोई मान लीजिए अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसको लगता है कि हम हौला हो गए, क्या वो 50 kg का होता है तो 50 kg से क्या घट जाता है, घटता नहीं है, बल्कि वो उतना ही रहता है। लेकिन जब चलाता है तो वो लगता है कि अपने आप को हम हल्का हो गए हैं, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ओके। उसी चार्ज में यानी कि विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो किसी वस्तु का कुल आवेश यानी और उसके द्रव्यमान के अनुपात में क्या करते थे, विशिष्ट आवेश, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, तो Q/M, ओके। इसके बाद देखे थे कूलॉम के नियम से शुरू होता है, और इसके बाद जो है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन चलता है, उसके लिए भी एक बेस्ट कॉन्सेप्ट भी देंगे इसी 20 मिनट के अंदर, ओके। तो मेरे भाई इसके बाद जो फाइनली आए थे विद्युत बल के लिए कूलॉम के नियम। तो कूलॉम के नियम में क्या देखे थे, 2 गो चार्ज लेते थे, और 2 गो चार्ज के बीच में ये भाई साहब ने 2 गो बात बताए थे, यानी कि 2 गो चार्ज जो ये दो आपस में दोनों बल लगाते हैं, जो क्या हुआ, पहला बात तो ये वो समानुपाती के लिए बोला था, यानी कि 2 जो बल लगाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए, ठीक है, उसके लिए समानुपाती। और दूसरा बात में क्या बोला था, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा मेन पॉइंट है, और दोनों चार्ज के बीच बोला था, वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला निकल के आया था फाइनली, F बराबर K × Q1 × Q2 बटे R², ओके। और इस K का जो मान देखे थे, K का मान कितना होता था, तो K बराबर ε0 × ε/r, ओके। और इस K का जो मान होता था SI यूनिट में, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए आपके पास एक तरीका भी है, वो तरीका क्या है, देखिए 9 से शुरू होता है, 9 से 9 और 9 से न्यूटन, 9 से 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे
कूलम स्क्वायर। उसके बाद आते थे एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, तो ये मतलब ये जो दोनों बल लगाता था, कहाँ बल लगाता था, तो निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि वो इसको मीडियम को बताने के लिए ये एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता ठीक है। उसके बाद ये जो के है, के मान CGS यूनिट में आप लोग देख सकते हैं, 1 डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे SU स्क्वायर। उसके बाद ये एप्सिलॉन आर जो होता था, ये एप्सिलॉन आर इस मीडियम अगर हवा में बल लगाएगा तो हवा के लिए 1 होगा, और एप्सिलॉन आर वाटर के लिए 80 और 81 के बीच होता है, और मेटल के लिए अनंत होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान देखिएगा तो 1/36 फैराड बटे मीटर, और इसको मतलब जब ये पाई आर का मान हटाइएगा तो 8.854 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर आता था। ठीक है, ये यहाँ तक था कूलम के नियम के लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है। ये सब थोड़ा VVI रहेगा कूलम के नियम के लिए। ओके, उसके बाद कूलम के नियम के सदिश स्वरूप को देखे थे। इसमें भी 2 गो चार्ज, जब भी कूलम के बात आता था तो इसमें 2 गो चार्ज लेते थे, यानी दोनों चार्ज, एक इसके चार्ज के वजह से F12 इस पर बल लगता था। ठीक है, तो वो तो बाद की चर्चा है, वो सब तो कर चुके हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर F जो फाइनली रिजल्ट आया था F12 - F21 जो न्यूटन के थर्ड लॉ को पालन करता था। ठीक है, इसके बाद जो आएंगे अपना लोग, तो मेरे भाई फाइनली इसके बाद आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये आपको ज़्यादा मतलब VVI रहेगा। ठीक है, इसको मतलब वैसे नहीं छोड़ना है, यहाँ देखिए कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोले थे, जैसे आपने चम्बुक को देखा होता है, तो मान लीजिए ये चम्बुक है, तो उसी पर चम्बुक में जिस पर अगर लोहा के सामने सटाइएगा तो देखिएगा वो अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसके बीच में एक फील्ड बनता है जो आपको पता दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार होता है चार्ज में, चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। जहाँ तक यानी कि आइडिस की परिभाषा की बात करें तो कैसे बनाइएगा, यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो मतलब दूसरे आवेश को आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर सके। ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। और इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप लोग परिभाषा को याद रखना चाहिएगा तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक जांच धन आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, और इसके लिए फाइनली जो फॉर्मूला आया था E = F/Q0 आया था, और इसका डायमेंशनल फार्मूला mL/T-3 और I-1 आया था। ये बल के लिए होता है mL/T-2, और ये कूलम के लिए जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका SI यूनिट वोल्ट/मीटर होता है। इसके बाद देखे थे अपना लोग पॉइंट चार्ज के कारण, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण, इसके बाद देखे थे अपना लोग पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण क्या था, यहाँ कोई आवेश था, मान लीजिए Q, और इस Q से कुछ दूरी पर एक चार्ज लेते थे प्लस Q0, और ये चार्ज, और इस पर जो ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, तो स्वाभाविक है ये बड़ा इस पर छोटा बल लगाएगा। मान लीजिए आप बल लगाता था, अब 2 गो चार्ज हो गया, इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगा, मान लेते थे R होता था। ये 2 गो चार्ज होने के कारण यहाँ से आप कूलम के नियम के लिए बल लगाते, अधिक उसके लिए फॉर्मूला लगाते थे। F बराबर क्या होता था, K×Q1 और Q0/R²। ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान लेते थे। ठीक है, इस तरीक़ा से, और फिर उसके बाद ये इस पर यहाँ पे मान लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और E बराबर जो अभी देखे थे फॉर्मूला क्या होता था F/Q0, अभी जस्ट पीछे। ठीक है, तो इस पे इसका मान रखने के बाद जो फाइनली आता था तो E बराबर क्या आता था, KQ/R², और ये फॉर्मूला VVI रहेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, E बराबर KQ/R²। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद देखे थे इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के लिए देखे थे, यानी कि जब 2 समान परिमाण एवं अपोजिट नेचर का आवेश कम दूरी पर स्थित रहता है तो उसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मैं इसके अगर देखना चाहते हैं तो NaCl, जैसे नमक, जब इसको पानी में दीजिएगा तो ये टूटता है NaCl, देखिए कितना छोटा छोटा दूरी रहता है जो आपको पता भी नहीं चलता है, वही होता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, NaCl CO2 H2O। ठीक है, इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। इसके बाद आता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका जिसका हिंदी होता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको सूचित करते थे PC, और P बराबर होता था Q×2L, यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उसके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। और इसका SI यूनिट जो होता था वह कूलम/मीटर होता था, और CGS यूनिट ESU/सेंटीमीटर होता था। इसके बाद आपको बांधना है सीट बेल्ट, क्योंकि यहाँ से मौसम बिगड़ने वाला है और हवाई जहाज़ की तेज़ी रफ्तार होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि मेरा
कि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन चलता है और उसको भी जो है अपने लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ उड़ाएंगे और एकदम आपको कुछ भी यहाँ से नहीं छूटना चाहिए पहला चैप्टर से, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो मेरे भाई फाइनली आए थे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या देखना था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना था। तो उसके लिए 2 गो चार्ज लेना पड़ता था, 2 गो चार्ज, एक जिसको एक ए बिंदु पर और दूसरा बी बिंदु पर मानते थे। पहला माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू। तो पहला माइनस क्यू के कारण निकालते थे, दूसरा प्लस क्यू के कारण, ओके। तो इसमें जो फॉर्मूला का यूज करते थे, पहला यूज करते थे ई बराबर, जो इसे पहले निकाले थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। इस फार्मूला के यूज करके दोनों चार्ज के कारण निकाल के उसके बाद दोनों को जोड़ के ई बराबर ई प्लस क्यू और ई जो वेक्टर है इसलिए इस पर तीर का चिन्ह देते हैं और माइनस क्यू के लिए दोनों को जोड़ के फाइनल जो रिजल्ट आता था ई बराबर 2kp बटा आर क्यू, ओके। उसके बाद आते थे वाई एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के वाई एक्सिस के लिए सीधा ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए इधर जाएगा, तो ठीक है। तो इसको भी वैसे 2 गो चार्ज लेते थे, 2 गो चार्ज के कारण पहले एक चार्ज के कारण निकालते थे यानी माइनस क्यू के कारण, फिर उसके बाद प्लस क्यू के कारण। तो ये दोनों फार्मूला का यूज कर यानी इस फार्मूला का यूज करके ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, फिर इस फार्मूला का यूज करते थे आर बराबर रिजल्टेड यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ओके। इसका यूज करके जो फाइनली रिजल्ट आता था ई बराबर के पी बटा आर क्यू। और इसमें एक फार्मूला का और यूज किए थे, जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो फार्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू 2r, इस फार्मूला का भी यूज किए थे, ओके। फिर उसके बाद आते थे एट एनी पॉइंट के लिए जो नो एक्स को हो और नो वाई के, एकदम एनी पॉइंट यानी कि बीच में, ठीक है, इस साइड, इसके लिए भी 2 गो चार्ज लेते थे। और इसमें इस फार्मूला के ये दोनों चीज़ जो इस दोनों में जो निकाले हैं इसी दोनों फार्मूला का यूज करते थे। एक्स के लिए के इंटू 2p कोस थीटा बटे आर क्यू और वाई के लिए के पी साइन थीटा बटे आर क्यू, दोनों को जोड़ के जो फाइनली रिजल्ट आता था ई बराबर के पी बटा आर क्यू रूट अंडर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीनों खत्म होने के बाद जो आता, तो मेरे भाई फाइनली लास्ट तो मेरे भाई ये लास्ट फ्लाइट है और आपका जो फ्लाइट है मौसम से आप स्लो होकर नीचे ज़मीन पे आने वाला है। तो लास्ट जो टॉपिक बचा था वो बल आघूर्ण क्या होता था। बल आघूर्ण के लिए टॉ बराबर जो देखे थे पी ई साइन थीटा, और ये जब साइन थीटा हटेगा तो इस पर वेक्टर का चिन्ह आ जाएगा, पी पर वेक्टर और ई पे वेक्टर, ठीक है। उसके बाद इसका एसआई यूनिट देखे थे न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। ये जब ख़त्म हो जाता था उसके बाद देखे थे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए जो निकाले थे उसका फिगर कुछ ये तो खिचड़ी हम बना दिए हैं। तो इसके लिए मतलब छोटा सा पहले ये छोटा सा एरिया के लिए निकालते हैं और लंबाई है तो लैम्डा इंटू डी एल है, ठीक है, डी क्यू बराबर। और इधर एक्स एक्सिस के लिए डी ई कोस थीटा लेते हैं और इधर वाई एक्सिस के लिए डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इस सब का यूज करके जो फाइनली रिजल्ट आया था ई एक्स बराबर 2 के लैम्डा बटे ए आया था, ओके। उसके बाद आए थे यानी कि समरूप आवेशित वृत्ताकार रिंग के कारण, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए देखे थे इसको कुछ त्रिज्या माने थे ए, और एक्स एक्सिस के लिए जिस प्रकार इसमें माने थे तो एक्स एक्सिस के लिए डी कोस थीटा, वाई के लिए डी साइन थीटा। फिर इसके लिए ये मतलब क्या कहते हैं पाइथागोरस से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसकी जो दूरी है ये एरिया यानी कि डिस्टेंस है, यहाँ से पहले ये छोटका के कारण निकालेंगे डी एल मान लेंगे, ठीक है। इसके कारण निकालने के बाद ये सब निकालने के बाद जो फाइनली आया था मतलब ई बराबर जो आया था के क्यू आर बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो फाइनल और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक जो बचा था वो था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यानी कि जो विद्युत बल रेखा होता है वो प्लस से क्या होता है लंबवत बाहर की ओर निकलता है और माइनस से लंबवत अंदर की ओर आता है। सुई ये सब मतलब लॉन्ग वीडियो में देख चुके थे। और ये एक दूसरे को कभी भी मतलब क्रॉस प्रतिच्छेद नहीं करती। और समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होता है तो यह एक दूसरे के समांतर होता है। तो मेरे भाई और ये कभी भी बंद परिपथ का निर्माण नहीं करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई को दबा के हमको नहीं मतलब मोबाइल को दबा के लाइक कीजिए। उतना भी नहीं दबाना है जिसमें मोबाइल फूट जाए, लेकिन आपका प्यार हमें मनोबल को बढ़ाता है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।